बार बार ये कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह तो बहुत ही क्लियर हेडेड लीडर्स हैं। ये हम क्या कह सकते हैं कि दिल्ली चुनाव में बीजेपी जीतने के बाद आरएसएस और बीजेपी की, आरएसएस और मोदी की लड़ाई, और दोनों के बीच में एक जबरदस्त तरीके से रस्साकशी चल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष का चुनाव अभी तक नहीं हो पाया। नरेंद्र मोदी ने अपने आप को थोड़ा सा पीछे कर लिया है। तो देखिए, ये तो अपना नेता नहीं चुन पा रहे हैं, ये तो मुख्यमंत्री नहीं चुन पा रहे हैं, जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। क्या आपको लगता है मनोज तिवारी बगावत कर देंगे? क्या आपको लगता है हर्ष मल्होत्रा बगावत कर सकते हैं? क्या आपको लगता है परवेश वर्मा किसी तरीके की बगावत कर सकते हैं? में बीजेपी का जो मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, क्या उसमें बिहार चुनाव को भी देखा जाएगा, क्या उसमें पंजाब को भी देखा जाएगा, या क्या उसमें जाति देखी जाएगी? पंजाब के अंदर एक तो भारतीय जनता पार्टी कोई प्लेयर है नहीं। केजरीवाल जी आपसे कहे कि वापस आ जाइए, और अब तो हम विपक्ष में आ गए हैं अब संभव अब नहीं ये है। आपकी ज्यादा जरूरत है। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का विशेष कार्यक्रम आशुतोष की पैनी नजर। कार्यक्रम में आशुतोष जी खबर की खबर लेते हैं और खबर में छुपी ही कोई असली खबर बताते हैं। अब बात खबर की करते हैं। दिल्ली चुनाव के नतीजे 8 फरवरी को आ गए। बीजेपी बहुमत के साथ लौट कर आई, लेकिन अब सीएम पद पर फैसला नहीं ले पा रही है। चुनाव के पहले से कई नाम चल रहे थे और चुनाव के नतीजों के बाद भी कई नाम रेस में आ गए। उनके समर्थक भी आगे आकर उनके नाम लेने लगे, लेकिन बीजेपी सीएम कौन बनेगा, इसमें लगातार देरी कर रही है। यही हाल महाराष्ट्र में हुआ था। कहा गया था कि शिंदे और बीजेपी में बात नहीं बन पा रही है। शिंदे ने अपने गांव में डेरा डाल दिया जाके, और उसके बाद भी विवाद चलता रहा। काफी वक्त के बाद महाराष्ट्र को सीएम मिला और अब वही दिल्ली में हो रहा है। इसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं, उन सवालों का जवाब जानेंगे। लेकिन दिल्ली की राजनीति को बहुत सही तरीके से समझने वाले आशुतोष जी से, और उनको अब आशुतोष जी, सबसे पहला सवाल, जो कि स्वाभाविक सी बात है, दिल्ली में बीजेपी सीएम क्यों लेट कर रही है? देखिए अंकुर, ये मेरे भी समझ के परे कि आखिर जब दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 48 सीटें मिल गई और तक क्लियर मैंडेट है, तो इसमें किसी तरीके के कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। और बार बार ये कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह तो बहुत ही क्लियर हेडेड लीडर्स है, और जो बिल्कुल दो टूक फैसले करते हैं और किसी तरीके का वो नहीं करते हैं। तो वैसे में दिल्ली के अंदर 10 दिन बाद क्यों फैसला होगा, और आनंद फानन में या 2-3 के अंदर, 3 दिन के अंदर क्यों नहीं दिल्ली को एक नया मुख्यमंत्री मिला, ये बिल्कुल हैरान करने वाली बात है। एक कारण तो ये समझ में आ सकता है कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस वक्त विदेश यात्रा पर हैं। पहले फ्रांस गए एआई की बैठक में, और उसके बाद फिर अमेरिका गए, जहां डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर रहे हैं। तो ये एक कारण हो सकता है, लेकिन ये कारण मुझे समझ में नहीं आता है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी यहाँ पे दिल्ली में थे, उसके कई 2-3 दिन तक वो दिल्ली के अंदर थे, उस दौरान भी फैसला हो सकता था। पार्टी की जो है वो लेजिस्लेचर पार्टी की बैठक हो सकती थी, और उस बैठक के अंदर विधायकों का चयन किया जा सकता था। ऐसे में किस बात का इंतजार हो रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो मुझे तो एक ही कारण समझ में आ रहा है कि वो ये कि हो सकता है आरएसएस का किसी तरीके का कोई दबाव हो, और उस किसी एक व्यक्ति के नाम पर या किसी एक नेता के नाम पे, किसी एक विधायक के नाम पे हो सकता है कि आरएसएस ने कोई दबाव डाला हो, जिस पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की कोई सहमति ना हो, और कोई किसी के नाम पे सहमति बनाने के लिए इतना वक्त लिया गया। क्योंकि अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष का चुनाव अभी तक नहीं हो पाया। 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है। जब लोकसभा के चुनाव 2024 के हो रहे थे, उससे काफी पहले ये कहा जा रहा था कि जेपी नड्डा की जगह कोई नया पार्टी का प्रेसिडेंट जल्दी आ जाएगा, उसका चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। लेकिन उनको एक्सटेंशन मिल गया, और वो आज की तारीख में वो पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, वो राज्यसभा के अंदर लीडर ऑफ द हाउस भी हैं, इसके अलावा कैबिनेट मिनिस्टर भी। 3-3 पद इस वक्त उनके पास है। आप सोचिए, जेपी नड्डा आज की तारीख में बीजेपी के सबसे ज्यादा पद लेने वाले नेता इस वक्त हैं। तो लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा के अंदर है, वो भी एक बड़ा काम है। इसके अलावा वो कैबिनेट मिनिस्टर है, वो भी अपने आप में एक बड़ा काम है। और चूंकि इस देश के अंदर हमेशा चुनाव होते रहते हैं, तो फिर वो पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, वो भी एक बड़ा काम है। अब इन तीनों कामों को लेकर वो कितना न्याय कर पाएंगे, ये मैं दर्शकों के लिए छोड़ देता हूं। तो ऐसे में ये उम्मीद की जा रही थी कि जेपी नड्डा की जगह कोई नया पार्टी का अध्यक्ष जल्द आ जाएगा, लेकिन मेरी जानकारी के मुताबिक ऐसा इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि आरएसएस आज की तारीख में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सुझाए हुए नामों को मानने के लिए तैयार नहीं है, और दोनों के बीच में एक जबरदस्त तरीके से रस्साकशी चल रही है। कुछ नामों पे
आरएसएस तैयार नहीं है कुछ नामों पे, नरेंद्र मोदी और अमित शाह तैयार नहीं, बेसिकली नरेंद्र मोदी तैयार नहीं है, इसलिए नए अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पा रहा है। तो ये एक कारण हो सकता है कि दिल्ली के अंदर आरएसएस के लोग कुछ नए नाम की बात कर रहे हो और उस पर नरेंद्र मोदी अमित शाह की जो है वो सहमति ना हो। जैसे कि और ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जब 2017 में चुनाव हुआ और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित बहुमत मिला, तब मनोज सिन्हा को नरेंद्र मोदी और अमित शाह मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते थे। आखिरी समय में आरएसएस की तरफ से योगी आदित्यनाथ का नाम आया और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए, किसी को कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। लेकिन उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से रुख अख्तियार किया है, उनको हटाने की कोशिश भी की गई और उसके बाद एक तरीके से कह सकते हैं कि आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी के बराबर तो नहीं, लेकिन उनके लिए एक चैलेंजर की भूमिका में जरूर आ गए हैं और लगातार नरेंद्र मोदी और अमित शाह को वो एक तरीके से चुनौती भी दे रहे हैं। तो हो सकता है कि दूध का जला दही को भी फूक फूक कर पी रहा, छाछ को भी फूक फूक कर पी रहा हो कि कहीं ऐसा ना हो दिल्ली के अंदर फिर कोई एक आदमी ऐसा खड़ा हो जाए जो फिर योगी आदित्यनाथ की तरीके से उनको चुनौती देना शुरू कर दे, तो दिक्कत पैदा हो जाएगी। बिल्कुल। तो आप ये हम क्या कह सकते हैं कि दिल्ली चुनाव में बीजेपी जीतने के बाद आरएसएस और बीजेपी की, आरएसएस और मोदी की लड़ाई भी हो सकती है, सीएम नहीं मिल पा रहा है, जो कि आपने कहा? ये बिल्कुल संभव है क्योंकि देखिए जब 2024 के लोकसभा के चुनाव हुए, उसके बारे में कहा जा रहा था कि उसमें आरएसएस ने सक्रिय भूमिका नहीं निभाई और ये भी माना जा रहा है कि चूंकि आरएसएस ने सक्रिय भूमिका नहीं निभाई, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी को अपने बल पे बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई और वो 240 पे आके सिमट गई। यहां तक कि नरेंद्र मोदी भी बनारस के अंदर अपने जीत का जो आंकड़ा था उससे बहुत पीछे चले गए। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बुरी हालत हुई, 33 सीटों पर आकर सिमट गई, जहां पे उनको उम्मीद थी कि 60 से ज्यादा सीटें उनको मिलेंगी। और फिर हम लोगों ने ये देखा कि हरियाणा का चुनाव हो या महाराष्ट्र का चुनाव हो या दिल्ली का चुनाव, इन तीनों चुनावों में आरएसएस के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अभी पिछले दिनों दिल्ली को लेकर खबर छपी थी कि तकरीबन 55 ऐसी सभाएं, मीटिंग्स आरएसएस के लोगों ने की है। और आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के बाद किस तरीके से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नरेंद्र मोदी पर बिना उनका नाम लिए उनके ऊपर हमले किए कि वो एरोगेंट हो गए हैं, विपक्ष को कुछ भी नहीं समझते हैं और इंसान की जगह अपने आप को देवता मानने लगे हैं। वो रस्साकशी लगातार चल रही है। तो अब ये कहा जा रहा है या माना जा रहा है कि दरअसल नरेंद्र मोदी ने अपने आप को थोड़ा सा पीछे कर लिया है। दिल्ली चुनाव में भी उनकी जो पहली भूमिका हुआ करती थी, इस तरीके की भूमिका इस बार नहीं दिखाई पड़ी। हरियाणा में भी उनकी भूमिका उस तरीके से नहीं दिखाई पड़ी। तो संगठन को प्राथमिकता दी जा रही है। नरेंद्र मोदी नेता के तौर पर हैं, लेकिन अकेले उनके नाम पे चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है। तो ये आरएसएस को लेकर एक जो तनाव था, उसको कम करने की कोशिश जरूर हो रही है, लेकिन इस संभावना से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है कि 10 दिन तक आप क्यों फैसला नहीं कर, अन्यथा जब तक कि कोई बड़े कारण ना हो। मैं ये मान सकता हूं कि मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी को 34 सीटें मिलती, कुछ गठबंधन के सहयोगी को उनको सहयोग मिल रहा होता या आपको बहुमत के लिए आंकड़े जुटाने होते, तब तो मान लेता कि चलो ठीक है, आपको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं मिल पा रहा है या मुख्यमंत्री के नाम पर सहमति। जब आपके पास क्लियर मैंडेट है, 48 सीटें आपके पास है, तो फिर आपको किस बात का इंतजार है? अगर यही काम मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी की जगह अगर आम आदमी पार्टी ने किया होता कि हम 10 दिन बाद मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करेंगे, या कांग्रेस ने किया होता, तो बीजेपी के लोग क्या कह रहे होते? बीजेपी के लोग साफ तौर पर कह रहे होते, देखिए ये तो अपना नेता नहीं चुन पा रहे हैं, ये तो मुख्यमंत्री नहीं चुन पा रहे हैं, जनता के साथ धोखा कर रहे हैं और सरकार पूरी तरीके से पैरालाइज्ड हो गई है, वहां कोई कामकाज नहीं हो पा रहा है, दिल्ली के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। तमाम बातें ये कहते हैं बीजेपी के लोग। तो इसलिए ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि क्यों 10 दिन का वक्त लिया जा रहा है और फिर क्या 10 दिन के बाद गारंटी है कि नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा दिल्ली को? बिल्कुल। जब बीजेपी लेट होती है सीएम का फेस देने में, जैसे महाराष्ट्र में हुआ था, जो कि मैंने जिक्र किया शुरुआत में ही, तो एकनाथ शिंदे और फडणवीस के बीच में और बीजेपी और शिंदे के बीच में लगातार हो रही थी। शिंदे ये तो गांव में जाके डेरा डाल लिया, उसके बाद भी जब उन्होंने कहा कुछ दिन के लिए सीएम बना दो, फिर भी नहीं बनाया गया और अभी भी शिंदे का चल रहा है, आपस में नाराजगी चल रही है। मतलब टसल थी आपस में, लड़ाई थी। और आपको ये लगता है कि दिल्ली चुनाव में जैसे कि सीएम नहीं दे पा रहे, एक तो ये कारण हो गया कि हाँ, आरएसएस और बीजेपी के बीच में हो सकता है टसल चल रही हो, लड़ाई चल रही हो सीएम फेस को लेकर। दूसरा ये भी, क्या ये कारण भी हो सकता है कि जैसे हरियाणा में सीएम दिया नायब सिंह सैनी को, अनिल विज अभी तक देखिए कैसे बयान दे रहे हैं, भजन लाल शर्मा वहां पर बनाए गए हैं, लेकिन वहां पर भी टसल चल रही है, बीजेपी के अंदर ही चल रही है। और दिल्ली में भी अगर कोई ऐसा चेहरा दे दिया, और फिर दिल्ली जो कि राजधानी है, दिल्ली बहुत 27 साल के बाद बीजेपी आई है,
तो और बीजेपी में और कलेश हो गया, फिर दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान और बीजेपी महाराष्ट्र में तो चल ही रहा है, तो ये भी एक कारण हो सकता है बिल्कुल अंकुर, अंदरूनी आपने लड़ाई। बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल ये कारण हो सकता है। लेकिन देखिए, आपने महाराष्ट्र का जिक्र किया। महाराष्ट्र में क्यों इतना डिले हुआ जबकि 234 के आसपास सीटें उनको मिलती, मतलब हाँ अनप्रेसिडेंटेड मैंडेट, खुद नहीं सोचा था बिल्कुल। उस, और सबको मालूम था कि भाजपा की तरफ से देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे, सबको बिल्कुल। मालूम था। लेकिन बीजेपी ये कमिट करने के लिए तैयार नहीं थी कि उनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, ये कमिट करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। और बाद में जो जानकारियां मिली, वो जानकारियां ये थी कि शायद अमित शाह जी जो है वो देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं देखना चाहते थे। और उसका एक कारण ये भी बताया जाता था कि जो जो आरएसएस के मेरे जानने वाले लोग हैं, जो सोर्स हैं, या जो बीजेपी के मेरे जानने वाले सोर्स हैं, उनका ये कहना था कि दरअसल अमित शाह जी अपने आप को भविष्य में आप बीजेपी के नेता और प्रधानमंत्री के तौर पर देखते हैं। और उस दिशा में उनको लगता है कि अगर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर अगर देवेंद्र फडणवीस आ जाते हैं और कामयाब होते हैं, तो वो एक बड़े चैलेंजर के तौर पर उभर सकते हैं, और वो एक बड़े कंटेंडर के तौर पर उभर सकते हैं बीजेपी के सर्वोच्च नेता के पद पर भी और प्रधानमंत्री के तौर पर भी। इसलिए वो उन्होंने अंतिम तक ये कोशिश की कि वो देवेंद्र फडणवीस को किसी तरीके से या तो कमजोर करे या फिर वो मुख्यमंत्री ना बन पाए। ऐसा मुझे बीजेपी और आरएसएस के कई सोर्सेज ने, कई जानने वालों ने मुझे इस बारे में बताया। उस बीच बीच ये भी बात थी कि जो एकनाथ शिंदे जो कहते थे कि पार्टी जो भी फैसला करेगी हमें मान्य होगा और हमें हमारी अपनी कोई शर्त नहीं है, वो शिंदे, उनके बारे में कहा जाता था कि शिंदे को भी पीछे से दिल्ली से लगातार उनको प्रोवोक किया जाता रहा कि आप नाराज रहिए, इस तरीके की बातें हुई सुनने में आई। तो महाराष्ट्र में तो मैं समझ सकता था कि उनके साथ दो गठबंधन के साथी थे, एक तरफ अजीत पवार थे, दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे थे, तो उनके अपने कुछ कारण हो सकते हैं, नाराजगी का कारण हो सकते हैं। दिल्ली में तो नाराजगी का कोई कारण ही समझ में नहीं आता है कि भाई हम्म। आप अब यह आपको 48 विधायक हैं, अगर आपको मान लीजिए आप विधायकों में से किसी को नहीं चुनना चाहते हैं, कल मान लीजिए आप किसी विधायकों से के अलावा किसी को चुनना चाहते हैं, या फिर आप किसी सांसद को चुनना चाहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में कौन मना कर सकता है? क्या आपको लगता है मनोज तिवारी बगावत कर देंगे? क्या आपको लगता है हर्ष मल्होत्रा बगावत कर सकते हैं? क्या आपको लगता है परवेश वर्मा किसी तरीके की बगावत कर सकते हैं? ऐसा तो मुझे नहीं लगता। मुझे समझ में नहीं आता कि दिल्ली के नेता तो बहुत ही छोटे स्तर के नेता, छोटे इन द सेंस की उनका वो कद नहीं राष्ट्रीय स्तर जितना कद होना चाहिए था, तो उनसे किसी तरीके की कोई चुनौती मिले, वो बात समझ में नहीं आती। और आपने महाराष्ट्र हरियाणा के अंदर अनिल विज की नाराजगी के बावजूद भी आपने सैनी साहब को मुख्यमंत्री बना रखा है ना, तो ठीक है, कहीं कहीं नाराजगी चलती रहती है। तो मुझे लगता है कि इसके पीछे कुछ दूसरे कारण जरूर हैं, और जो मैं समझ पा रहा हूं वो एक ही कारण समझ पा रहा हूं कि शायद आरएसएस की पसंद कुछ और हो, मोदी अमित शाह की पसंद कुछ और हो, और कोई सहमति ना बन पा रही हो। बिल्कुल, मतलब दिल्ली चुनाव में बीजेपी और आरएसएस की आपस में की भी लड़ाई शुरू हो गई है। अगला सवाल यह है कि मेरा कि अगर दिल्ली का जो मुख्यमंत्री बीजेपी बनाएगी, दिल्ली का मुख्यमंत्री देश की राजधानी का मुख्यमंत्री होगा, वो केवल देश में नहीं विदेश में भी उसकी चर्चा होगी, उसके कामों की, उसके जिस तरीके से वो उसका पास भी निकाल के सामने लाया जाएगा। तो किस टाइप का मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए बीजेपी का, जो कि देश में नहीं विदेश में भी गलत संदेश ना जाए? देखिए, ये बात आपकी सही है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री होना अपने आप में, हालांकि वो आधे राज्य का मुख्यमंत्री होता है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री की जो अहमियत है कि तमाम नेशनल मीडिया यहाँ पर है, तमाम ग्लोबल मीडिया यहाँ पे रहता है, तमाम देशों के जो दूतावास यहाँ पे हैं, तो वैसे में पूरी दुनिया की नजर, नेशनल मीडिया की नजर दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर रहती है, और वो लगातार स्क्रूटनी के घेरे में रहते हैं। यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल को जो अनप्रेसिडेंटेड न्यूज कवरेज मिलती है, उसका कारण ही यही है। एक तो एक बिल्कुल नायाब तरीके से एक पार्टी खड़ी होती है, एक नायाब नेता खड़ा होता है, तो उसके प्रति एक स्वाभाविक सा आकर्षण होता है, वो भी एक कारण था। और दूसरा कारण ये था कि दिल्ली के अंदर नेशनल मीडिया था, हर छोटी सी चीज बड़ी हो जाती थी, सारे टेलीविजन चैनल नेशनल यहीं पे थे, हर छोटी सी चीज अचानक यहाँ बड़ी हो जाती थी। तो दिल्ली में कोई ऐसा मुख्यमंत्री बन जाए जो दरअसल भारतीय जनता पार्टी के लिए एक एम्बेरसमेंट साबित होने वाले समय में, तो दिक्कत पैदा होगी। क्योंकि इसके पहले शीला दीक्षित थी, जो अच्छी अंग्रेजी बोलती थी, हिंदी बोलती थी, उनका एक बहुत ही अर्बन फेस था, बहुत ही सुआव थी वो, साथ ही साथ बड़ी पोलाइट हम्बल थी, तो वो दुनिया के किसी भी बड़े नेता से मिल सकती थी, उनसे बातचीत कर सकती थी और अपने आप को कंफर्टेबल फील कर सकती थी। ऐसे में अगर मान लीजिए कि दिल्ली के अंदर बीजेपी किसी ऐसे व्यक्ति को चूज कर ले जो अपने आप में कहीं एम्बेरसमेंट हो जाए, तो वो एक समस्या हो सकती है। ऐसे कई मुख्यमंत्री, में किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, वो एक समस्या हो सकती है।
लेकिन इसलिए लेकिन ये कोई बड़ा कारण नहीं होगा, मुझे नहीं लगता ये कोई बड़ा कारण होगा नहीं, ये जिसकी वजह कारण से। नहीं, मैं हाँ ये हाँ, तो तो दिल्ली का जो मुख्यमंत्री होना चाहिए वो ऐसा मुख्यमंत्री होना चाहिए जो तमाम राजदूतों से वन टू वन बातचीत कर सके, उनसे के साथ कंफर्टेबल हो। अगर मान लीजिए विदेश से कोई राष्ट्राध्यक्ष आ रहा है, अमेरिका के राष्ट्रपति आ रहे हैं, कोई आए, तो उनके साथ वो कंफर्टेबल हो। राष्ट्रपति के भोजन में जो तमाम अंतर्राष्ट्रीय गणमान्य लोग होते हैं उनके साथ कंफर्टेबल हो। नेशनल मीडिया को भी अच्छे तरीके से हैंडल कर सके, टेलीविजन चैनल के अंदर भी अच्छे अच्छे से अपने आप को पेश कर सके। अब जैसे मान लीजिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैं, वहां तो नेशनल मीडिया नहीं पहुंचता वहां पे उतना उतना ज्यादा, तो इसलिए उनकी बहुत सारी कमियां छुप भी जाती हैं। तो इसलिए ये जरूरी है कि एक बहुत ही अर्बन, पढ़ा लिखा और और सारे ग्लोबल और लोकल मीडिया को अच्छे से इंटरेक्ट कर सके, ऐसा कोई व्यक्ति अगर हो तो बीजेपी के लिए बेहतर होगा। बीजेपी में टैलेंट की कमी नहीं, बहुत सारे ऐसे हैं जो जो ये काम कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप अंग्रेजी ही बोले। नरेंद्र मोदी जी तो अंग्रेजी नहीं बोलते फिर, बट वो हैंडल कर लेते हैं चीजों को। वो हिंदी बोलने वाला भी हो सकता है। तो ये एक क्राइटेरिया हमारे ख्याल से, जो आपने पूछा इसका मैं जवाब दे रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि दिल्ली में बीजेपी का जो मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, क्या उसमें बिहार चुनाव को भी देखा जाएगा, क्या उसमें पंजाब को भी देखा जाएगा, या क्या उसमें जाति देखी जाएगी? ये एक कारण हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के आने के बाद से हर चुनाव में वो राजनीतिक नफे नुकसान को जरूर देखती है। जैसे मध्य प्रदेश के अंदर जब उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को हटाया और मोहन यादव जी को बनाया गया, तो ये कहा गया कि दरअसल वो यूपी बिहार को ध्यान में रख के वहां जो यादव वोट है उसको अपनी तरफ लाने की कोशिश की जा रही है। कोई बहुत ज्यादा उसका फर्क नहीं पड़ता है। तो ये कोशिश हो सकती है कि दिल्ली के अंदर कोई ओबीसी तबके का कोई मुख्यमंत्री हो या फिर कोई दलित तबके का मुख्यमंत्री हो जिसका असर बिहार में पड़े। और ऐसे समय में जबकि राहुल गांधी कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, लगातार सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं, लगातार ओबीसी और दलितों के एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, तो एक कोई दलित पिछड़ा समाज का अगर कोई व्यक्ति अगर दिल्ली का मुख्यमंत्री होता है जिसको वो बिहार के चुनाव में शोकेस कर सके, तो ये बीजेपी के लिए एडेड एडवांटेज होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट क्या वाकई में इस दिशा में सोच रहे हैं? अगर सोचते होते तो हमारे ख्याल से फैसला तो हो जाना चाहिए था। उसमें इतना भाई 48 विधायक है, उसमें आपको मालूम है कौन किस जाति का है और उनमें से जो बेहतर है उसको आप कर देते, तो उसमें कोई ज्यादा वक्त नहीं लगता। बिल्कुल, देरी तो हो रही है, उसके पीछे तो दूसरे कारण है, लेकिन देरी के बाद जो नाम आएगा उसकी राजनीति की मैं बात कर रहा था। मान लीजिए अगर पंजाब का कोई सिख मुख्यमंत्री बना दिया जाए, तो इसका क्या नहीं, मुझे असर ऐसा आम आदमी लगता पार्टी पर? नहीं। उसका देखिए, पंजाब के अंदर एक तो भारतीय जनता पार्टी कोई प्लेयर है ही नहीं, एक तरीके से मजबूत प्लेयर नहीं है। वहां हमेशा 7-8% वोट लेकर आती रही है और उससे ज्यादा, और आज की तारीख में भी कोई बहुत ज्यादा उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती। तो पंजाब की लड़ाई तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच की लड़ाई होगी। तो सिख अब बनाने को देखिए बीजेपी कुछ भी कर सकती है, मतलब नरेंद्र मोदी के दिमाग में क्या है कोई नहीं जानता, या उनकी आरएसएस के बीच में क्या बातचीत हो रही किसी को नहीं मालूम है। अब किसको मालूम था कि राजस्थान के अंदर एक भजनलाल शर्मा जी को मुख्यमंत्री बना देंगे? तब तो किसी को नहीं मालूम था। अचानक वो आपने वो तस्वीर देखी होगी किस तरीके से सब भौचक्की रह गई वहां की नेता। तो इसलिए कहना थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें इतना वक्त लगना चाहिए। मैं भी बहुत इस बात को लेकर थोड़ा सा वो हूँ कि, और सिख मुख्यमंत्री तो मुझे नहीं लगता बना सकते हैं, मुझे दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि उसका कोई राजनीतिक निहितार्थ दिखाई नहीं पड़ रहा है। सिख मुख्यमंत्री बनाएंगे तो बिहार में क्या फायदा होने वाला है, यूपी में क्या फायदा होने वाला है, ऐसा तो कुछ है नहीं। हाँ, पंजाब में थोड़ा बहुत फायदा मिल सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा ऐसा मुझे लगता नहीं। और मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में किसी सिख को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश बीजेपी करेगी। वो ऐसे किसी दलित या पिछड़े को बनाने की कोशिश करेगी जिसका फायदा या जिसको शोकेश कर सके। महिला हो सकती है? महिला भी हो सकती है, महिला भी हो सकती है, क्योंकि महिला वोटर पिछले दिनों काफी महत्वपूर्ण हो गए हैं। और इस बार भी दिल्ली के चुनाव में हमने देखा कि बीजेपी को कम से कम महिला वोटरों में 10% कम वोट मिले। पिछले चुनाव में तो 25% कम वोट मिले, इस बार 10% कम वोट मिले। और फिर जैसे द्रौपदी मुर्मू को पेश करते देखिए, हमने एक आदिवासी को बना दिया, हमने एक महिला को बना दिया। तो शोकेसिंग राजनीति में इंपॉर्टेंट हो जाती है, परसेप्शन के गेम में। तो हो सकता है कोई किसी महिला को बना दे, वो और बना दे, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक आखिरी सवाल, मान लीजिए, हालांकि वो आप उसका जवाब देंगे, केजरीवाल जी आपसे कहें कि वापस आ जाइए और अब तो हम विपक्ष में आ गए हैं अब और संभव अब मुझे नहीं है। आपकी ज्यादा जरूरत है, तो फिर आप नहीं इसका क्या जवाब देंगे? क्या आप? नहीं, मैं कहूंगा कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस लायक समझा कि आप मुझे वापसी के लिए बुला रहे हैं, लेकिन अब बस आगे बहुत आगे जा चुकी है। अब वापस लौटना बहुत मुश्किल और असंभव है। तो धन्यवाद, उनका शुक्रिया अगर वो ऐसा करेंगे।
लेकिन ना मेरी कोई कामना है, ना मेरे मन में किसी तरीके की कोई लालसा है। मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है कि अब कम से कम राजनीति के अंदर अब जाने का मेरा कोई मकसद है, ना कोई मन है। और मैं समझ गया हूँ कि जहाँ पे मेरा बसेरा नहीं है, जिसमें मेरा मन नहीं लगता, वहाँ वो काम नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद आशुतोष जी, आपने ये चर्चा करी है दिल्ली के सीएम पद को लेकर और अब देखना होगा कि केजरीवाल कैसे विपक्ष की भूमिका निभाएँगे और बीजेपी कैसे चौंकाएगी, कौन से सीएम फेस को आगे लेके आएगी। जैसे कि आशुतोष जी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस में भी लड़ाई चल रही है। तो अब जल्द ही अगर चेहरा सामने आता है तो अच्छी बात है, अगर और देर हुई तो फिर 1-2 कार्यक्रम और करने पड़ जाएँगे और सवाल और ज़्यादा खड़े हो जाएँगे। धन्यवाद, थैंक यू। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.